नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नामदेव स्टडी में। और आज की इस वीडियो में समझाएंगे एटम किसे कहते हैं। एटम केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये जो एटम्स है वो किसी खास पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। ये 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और 7, 8, 9, 10, 11 तक चलते जाता है। तो हम बेसिक से लेके चल रहे हैं कि एटम्स क्या होते हैं। तो अब हमें एटम क्यों पढ़ना, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यदि हमें ह्यूमन यानी हमारी बॉडी को जानना तो सबसे पहले किसको जानना जरूर होता है, सेल को। ठीक है, अब सेल को जानना क्यों होता है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट को यदि हम जान लें किसी चीज की तो हम उसके बारे में पता चल जाए। ऐसे ही यदि हम परमाणु यानी एटम को जान लें तो सब्सटेंस के बारे में हम पूरी कैरेक्टर पूरी चीजें क्लियर होती चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमें सेल यानी ह्यूमन जो सेल होती है इसमें यदि क्या क्या चीज होती है, इसमें एम माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यदि सी साइटोप्लाज्म हो गया, एल लाइसोसोम हो गया और यहीं पर एक एन यानी न्यूक्लियस हो गया। यदि हम इन सब चीजों के बारे में जान लें यानी सेल को जान लें तो हमें ह्यूमन बॉडी की पूरी चीजें यानी क्लियर होती जाती है, कैसे ये काम करता है, क्या क्या इनके फंक्शन होता है। और यदि कोई कहे कि सेल सबसे छोटी चीज है तो ये गलत है। तो वो सेल से छोटे भी तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये और छोटा होगा, साइटोप्लाज्म ये और छोटा होगा, यानी सबसे छोटा नहीं है सेल। हाँ, ये यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट। अब पूछो सर यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, या जिसको हिंदी में इकाई बोलते हैं ना। अब ये इकाई क्या होती है, ये इकाई और यूनिट्स का मतलब होता है कि जो कोई छोटी से छोटी चीज होती है उसके अंदर ये सभी काम, जैसे यदि मैं बोलूं माइटोकॉन्ड्रिया एक यूनिट है तो ये यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक ही काम है, क्या, पावर हाउस, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा एनर्जी को क्या करके रखती है, सेव करके रखती है। न्यूक्लियस को यानी कि कंट्रोल करता है। तो सबके अलग अलग काम, यदि इन सभी काम को मिला के यदि कोई चीज रखता है तो वह है हमारी सेल। इसलिए सेल को यूनिट ऑफ द लाइफ बोला जाता है ना, सबसे छोटी यूनिट ऑफ द लाइफ। आप समझ गए। तो इसी प्रकार हम यदि परमाणु एटम्स को समझ लेंगे तो हम सब्सटेंस के बारे में अत्यधिक क्लियर हो जाएंगे और कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी यदि हम एटम्स को समझ लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है एटम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं एटम्स होता क्या है। देखो इस टाइप की संरचना होती है एटम्स की। ठीक है, ये मेन संरचना। अब इसमें ये कैसे बना, कैसे इसका स्ट्रक्चर आया और इसमें बीच में पॉजिटिव क्यों होता है, ये सब चीजें समझेंगे स्टार्टिंग से, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा जो साइंटिस्ट था उन्होंने इसकी खोज। तो सबसे पहले नाम आता रदरफोर्ड का, है ना, रदरफोर्ड। ठीक है, ये साइंटिस्ट बनने वाले थे, ये स्टार्टिंग कर रहे थे साइंटिस्ट बनने की, है ना। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लें कि ये क्या होता है। एटम्स एटम्स इस तरह की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसको मापते कैसे, यदि मैं बोलूं एटम्स को मापना है ना तो इसको मापते कैसे, यानी नापने की यूनिट क्या है। तो एटम्स, ये पूरा स्ट्रक्चर है एटम का और जो बीच में है इसको बोलते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। ठीक है, इसको एन से दर्शाते हैं। ठीक है, एन। इस एटम्स को नापते हैं 10 टू द पावर -10, जिसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट बताएं। और न्यूक्लियस को नापते हैं 10 टू द पावर -15। अब ये ज्यादा क्यों है, ये कम क्यों है, ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इस एटम्स के अंदर ये जो छोटी सी चीज है ये और उससे भी ज्यादा छोटी है ना, उसके और अधिक भाग होंगे। यानी जो एटम्स होगा वो 10 टू द पावर -10, जिसको हम एंगस्ट्रॉन भी बोलते हैं, इसको ए से दर्शाते हैं, एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब पता है -15 को क्या बोलेंगे, 10 टू द पावर -15 को बोलेंगे फर्मी। क्या बोलेंगे, फर्मी। ठीक है, 10 टू द पावर -15। अब हम पहले ये देखते हैं कि ये जो पावर चढ़ाई है मैंने 10 की पावर -10, 10 की पावर -15, ये क्या होता है। पहले मैं बता दो सिंपल सा, 10 टू द पावर -2, इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब है कोई भी चीज को कितने टुकड़े में, 10 टू द पावर -2 यानी कितनी पावर, 100 भाग में तोड़ा गया। मतलब एक इस चीज को कितने भाग में तोड़ा गया, 100 पार्ट्स में तोड़ा गया। यदि मैं चढ़ा दूं 10 टू द पावर -3 तो इस चीज को 1000, 3 है ना, 30 है ना, 3 है, 1000 पार्ट में तोड़ा गया। और हमारे जो एटम्स को कितने भागों में तोड़ा गया, 10 टू द पावर -10 यानी कितनी पावर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने पार्ट में तोड़ के बताया गया। ठीक है, तो यानी ये। अब हम समझेंगे इसके अंदर क्या क्या होते हैं, ये बाहर ही मैंने गोले लगाए ये क्या होते हैं, ये सब चीजें डिटेल में जानेंगे। रदरफोर्ड साइंटिस्ट बन चुके थे, इन्होंने क्या अल्फा
प्रक्रियण की खोज कर चुके थे। तो इन्होंने अपने अल्फा प्रक्रियण में जो गामा रेस थी उसकी सहायता से गोल्ड के एटम्स पर, किसके, गोल्ड की यानी सोने की पतली परत को लिया और उन्होंने उस परत पर कौन सी किरणें, उन्होंने परत पर कौन सी किरणें, गामा गामा किरणों को भेजा। अब गामा किरणों को क्यों, क्योंकि गामा किरणें क्या तीक्ष्ण होती, बहुत तीव्र गति से छेद करती हैं। यानी गामा किरणों को इन्हें जब उन्होंने भेजा किस पर, गोल्ड की पतली परत यानी गोल्ड के एटम्स पर, तो किरणें यहाँ से तो गई, यानी राइट साइड से जब उन्होंने भेजी तो आगे जब जहां से निकलती हैं किरणें वहां से तिरछी हो गई, क्या हो गई, तिरछी हो गई। यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो उसको क्या कर रही थी, वापस रिफ्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, अब इससे हमें ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो चीज थी उस न्यूक्लियस के अंदर। रदरफोर्ड ने किसकी खोज कर ली थी, न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस में लेकिन उन्होंने जब बाह्य किरणें यानी गामा किरणों को प्रभावित किया तो वो तिरछी हो गई। फिर उन्होंने क्या करा, एक किरण को उन्होंने बीच में से भेजा, कहां से, बिल्कुल सेंटर ऑफ द एटम्स यानी गोल्ड के सेंटर। जब उन्होंने बीच में से भेजा तो वो किरणें रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो बीच में जो भी चीज है, देखो चार्ज होगा, एटम्स में कोई ना कोई तो चार्ज होगा, तो वो चार्ज क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो आप ही बताइए कौन सा चार्ज होना चाहिए था, कहाँ पे, एटम्स पे। यदि नेगेटिव चार्ज में रख देता हूं तो किरण वापस नहीं आती, उसको ऑब्जर्व कर लेती, क्या कर लेती, सोख लेती। यानी क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होता है, जो गामा किरणें पर जो चार्ज था वो कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज द्वारा गामा किरणें भेजी गई हैं, यदि नेगेटिव चार्ज होता तो क्या कर लेती, उसको सोख लेती। लेकिन उस पर कौन सा चार्ज था, उस पर चार्ज था पॉजिटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव टकराते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी यहाँ पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो ये किरणें क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी वो वापस आ गई। ठीक है, अब इससे एक और निष्कर्ष निकला कि जो एटम्स होगा उसके ऊपरी भाग या निचली भाग जो होगा वो खोखला होगा, यानी स्पेस होगा, जब भी तो किरणें निकल के निकली और रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन बीच में जब उन्होंने किरणों को प्रभावित किया तो वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो बीच में चार्ज कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज यदि कोई पूछे तो किसने की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपको इस एटम्स का बीच का पार्ट यानी न्यूक्लियस समझ में आ गया। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी, किससे, बाह्य किरणें यानी गामा किरणों से खोज की थी। ठीक है, अब आप इस पे देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें, ये मैंने बाहर ये चीजें कुछ चीज बनाई है राउंड राउंड से, ये क्या चीज है, ये चीज को समझते हैं अपन। उससे पहले हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज अब कर दिया ना, ये साइंटिस्ट बन चुके हैं, लेकिन ये भूल गए कि इसमें और भी कुछ हो सकता था। बाकी साइंटिस्टों ने सोचा क्यों ना इसी की और डीपली खोज की जाए, क्या पता हमें क्या मिल जाए और हम भी साइंटिस्ट मिल जाए। तो उनमें से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने चले और इस न्यूक्लियस को लिया और इसमें भी खोजने लगे कि कुछ मिल जाए। तो इनको क्या मिलता है, इनको एक चीज मिलती है जिसका नाम था पी यानी प्रोटॉन। यानी गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज मिल गई जिसका नाम है प्रोटॉन। यानी इस अकेले न्यूक्लियस के अंदर ये एटम्स है पूरा, इसके अंदर जो सेंटर में वो न्यूक्लियस है और उसके अंदर किसकी खोज हो चुकी थी, प्रोटॉन की खोज की गोल्डस्टीन ने, नाम दिया रदरफोर्ड ने। ये लेके गया रदरफोर्ड के साथ, ये क्या निकला, तो उन्होंने नाम दिया इसका क्या, प्रोटॉन। और खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नीट में कई बार पूछा गया खोज किसने की थी, खोज की थी गोल्डस्टीन ने और नाम दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब ये भी साइंटिस्ट बन चुके थे, ये भी भूल गए, किसी और कुछ भी ढूंढ सकते। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने भी क्या हुआ, इन्होंने भी खोज करी, इन्होंने भी देखा कि इसके अंदर और कुछ ढूंढते हैं। तो इनको कुछ मिला, ये गए डायरेक्ट गोल्डस्टीन के पास कि देखो कहीं ये प्रोटॉन तो नहीं है। तो उन्होंने देखा कि नहीं ये तो प्रोटॉन नहीं है, तो इन्होंने कहा कि खोज कर दी न्यूट्रॉन की, जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। यानी हमें दो चीज मिल चुकी हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यानी हम कह सकते हैं न्यूक्लियस इक्वल टू प्रोटॉन प्लस
है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यदि ये रदरफोर्ड सुस्त नहीं होते यानी आलसी नहीं होते तो यही अपने न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस की खोज तो इन्होंने की थी, यही चाहते तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज कर लेते। तो हम क्या पढ़ते कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की, उसके अंदर प्रोटॉन की खोज की, उसके अंदर न्यूट्रॉन। ये तीन तीन याद नहीं रखना पड़ता, कितना कंफ्यूजन होता है कि इन्होंने न्यूक्लियस की खोज करी, इन्होंने प्रोटॉन की खोज करी, नाम दिया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैटमैन। अभी तो एक और चीज है, अब जो तीसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा अंदर कुछ नहीं बचा होगा, एक काम करते बाहर खोजते हैं। जब इन्होंने बाहर खोजा जिसका नाम था जे थॉमसन, क्या नाम था, जे थॉमसन। इन्होंने खोज करी ये इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक के बाहर जो चीज होती है यानी न्यूक्लियस के बाहर ये जो चीज है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने किसकी खोज कर दी, इलेक्ट्रॉन की चीज खोजी रदरफोर्ड ने, उसके अंदर भी तीन लोगों को साइंटिस्ट बना दिया इन्होंने। न्यूक्लियस की खोज करने के बाद प्रोटॉन की खोज कर ली, गोल्डस्टीन ने साइंटिस्ट बन गए, न्यूट्रॉन की खोज कर ली, जेम्स चैटमैन साइंटिस्ट बन गए, जे थॉमसन चले इन्होंने बाहर खोज कर ली तो इनको इलेक्ट्रॉन मिल गया, यानी इनको इलेक्ट्रॉन की खोज। तीनों साइंटिस्ट बन गए, चारों साइंटिस्ट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको कौन सा क्या होता है, ठीक है, खोज तो हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको ई से, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन होता है पी से और न्यूट्रॉन होता है स्मॉल एन से। ये दोनों साथ में क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये बाहर होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता यानी न्यूट्रॉन, इस पे कोई सा भी चार्ज नहीं है। इस पे एक और चीज समझिए, क्वेश्चन कई बार नीट वगैरह में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये सबसे हल्का होता है यानी लाइट वेट होता है, हल्का क्यों होता है ये भी बता रहा हूं। न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के बाहर है ये कंटिन्यूटी में मूवमेंट करता रहता है यानी आवारा है, घूमता ही रहता है। तो जो चीज घूमती है उसका वजन कैसा होगा, हल्का होगा, कम होगा ना, मेहनत कर रही है। और जो न्यूट्रॉन होगा वो सुप्त अवस्था में कोई चार्ज नहीं है यानी सबसे ज्यादा भारी है। यदि पूछे कि कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा हल्की होती है तो इलेक्ट्रॉन होती है सबसे ज्यादा हल्का। न्यूट्रॉन कैसा होता है, सबसे भारी होता है यानी हैवी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं परमाणु भार और परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट के ये दो टॉपिक। परमाणु भार जिसको हम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं, जिसको कहां से दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। अब एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु भार क्या होना चाहिए, अभी हमने समझा था कि जो न्यूक्लियस होता है वो काय से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। और जो बाहर होते हैं ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं कंटिन्यू। तो एटॉमिक वेट काय से मिलकर बना होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है, ये कंफर्म हो गया, ठीक है। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं तो अब इसको निकालें कैसे, ठीक है। मान के चलो ये AR दिया है मैंने, आर्गन ये 40 है, ये 80 सॉरी ये 18 है, ये 40, ठीक है। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा एटॉमिक नंबर है और कौन सा एटॉमिक वेट यानी कि परमाणु क्रमांक है। ये परमाणु क्रमांक है या ये परमाणु क्रमांक, ये परमाणु भार है कि ये, बताओ, बहुत ही इजी है, नहीं है समझ में तो मैं बताता हूँ। मुझे बताओ बोझ यानी वजन, वेट को वजन ही बोलते हैं ना, वजन को सिर पर लेके चलते हैं, ऊपरी पार्ट में लेके चलते हैं कि पैर से बांध के लेके चलते हैं, नहीं ना, ऊपरी तरफ होता है ना, बैग भी टांगते हैं तो ऊपर ही टांगते हैं ना, पैर में थोड़ी ना लटका के लेके जाते हैं। तो क्या होगा, ये एटॉमिक वेट होगा और ये उसका क्रमांक यानी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आ गया एटॉमिक वेट किसको बोलेंगे। एटॉमिक वेट को एक कैपिटल ए से दर्शाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के एटॉमिक वेट बनता है। अब हम देखते हैं एटॉमिक क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या था, मोजले सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होते हैं, संख्या होती है,
उसके बराबर होती है काय की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। जितने ये इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एटम्स में उतने ही कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये बिल्कुल बराबर होते हैं ना, कम ज्यादा नहीं होते। तो यदि हम कहें कि एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन होता है तो भी ठीक है, यदि हम कहें एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन होते, प्रोटॉन की नंबर यानी संख्या होती है तो भी ठीक है। तो इनमें फाइनली किसको माने, यानी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक किसे मान के चले, प्रोटॉनों की संख्या को या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो इसमें कई लोगों ने कहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मानेंगे, कई ने बोला प्रोटॉनों की संख्या को मानेंगे। फाइनली क्या हो, जब पीरियोडिक टेबल को मोजले साहब जो कि साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, मोजले जी ने जब पीरियोडिक टेबल में जो एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला हम तो भैया मान के चलेंगे किसको, प्रोटॉन की संख्या को। तो बाकी साइंटिस्ट ने कहा क्यों, कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर नंबर्स में होते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एटॉमिक नंबर होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी एटॉमिक नंबर होती है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो अब प्रोटॉन को क्यों मानना है। तो उन्होंने कहा भाई कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्या इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन होता है वो आवारा है। कैसे आवारा, कि जब इसको जरूरत होती है ये करता बाहरी ऑर्बिट से छोड़कर चला जाता, एक चले जाता है, कभी कभी दो भी चले निकल के भाग जाता, और कभी कभी दो वाले एक्स्ट्रा ले लेता है। तो यानी एक समय इलेक्ट्रॉन की संख्या 40 है, कभी वहां जाके 38 हो गई, वहां जाके 42 हो गई, तो ये कम ज्यादा करता रहता है। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो काय के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और ये कभी घटते बढ़ते नहीं है, यानी जो प्रोटॉन की संख्या है वो स्थिर रहेगी, इसलिए कम ज्यादा नहीं होगी। इसी आधार पे प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर माना गया, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में नंबर बराबर होते हैं, लेकिन प्रोटॉन को स्थायी क्यों माना गया, क्योंकि ये हमेशा स्टेबल रहता है ना, इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं, कभी भाग जाता कभी आ जाते, कम होते ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसी आधार पर रखा। चलिए आप मुझे बताइए कि जैसे आर्गन का एक एग्जांपल लिया था, इसमें अभी मैंने बता दिया ये एटॉमिक वेट है, ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, यदि मैं इसमें बोलूं कि मुझे न्यूट्रॉन निकाल के बताइए, न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो कैसे निकालेंगे, नहीं आया कितना है। देखो कि आपको पता है कि जब न्यूक्लियस बराबर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये जो नंबर है एटॉमिक नंबर, उसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर, यानी प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या आपकी कितनी, 80 है। ठीक है, वेट कितना, 40 है। और आपको पता है ये जो वेट होता है यानी ये टोटल है वैल्यू, ये क्या की है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। आप 1840 में से 18 को माइनस कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, क्योंकि आपके पास प्रोटॉन तो है और जो वेट होता है यानी कि जो एटॉमिक वेट है कितना है, 14 है ऊपर वाला, और मैंने बताया था एटॉमिक वेट बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या। तो प्रोटॉन तो आपके पास कितने 18 है, उसमें से ये टोटल माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 22, यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, अब निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या नीचे होती है, ऊपर क्या होता है, वेट होता है, जो कि टोटल होता है क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। यदि आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाले वेट में से नीचे वाले नंबर्स को माइनस कर दीजिए, तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको जेड से प्रदर्शित कर सकते हैं, जेड से दर्शाया, जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर, कैपिटल ए होता है एटॉमिक वेट। ठीक है, ये आपको समझ में आया क्या होता है एटॉमिक नंबर या एटम्स क्या होता है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आगे जो पीरियोडिक टेबल हम करेंगे उसको जानने में आसानी होगी, क्या इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर होते हैं, प्रोटॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या क्या चार्ज होता है, ये सब समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, आप मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में।